मैं सर सीधे सीधे पूछ लूं एक बात आपसे. कहिए. What's your opinion on Prime Minister? How do you see him as a politician? I think he's a very capable politician. Hmm. Very clearly. He loses much more than he wins. He loses. मतलब जो भी इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, Hmm. जो इलेक्शन उन्होंने, अगर आप इलेक्शन को एक मयार मानते हैं, तो एक पैमाना मानते हैं, तो मेरे ख्याल से 90% तो जीत ही रहे हैं वो. ठीक है. मुझे लगता है कि वो मेहनतकश भी हैं, काम भी करते हैं. मुझे लगता है कि शायद कई बार ऐसा होता है कि जनता से राजा का फासला थोड़ा बढ़ जाता है, दूसरों की आवाज़ें पहुंच जाती हैं जल्दी, और जो जनता की है वो थोड़ी देर से पहुंचती है. जैसे मैं कुछ बातें बता दूं. मुझे जो कोविड के दौरान जब हमारे लाखों लोगों को पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो मुझे लगा कि ये शायद राजधर्म का निर्वाह नहीं हो रहा. सच्ची बात है, जैसा मुझे लगा. ठीक है. दूसरी ओर हम देखते हैं कि कई ऐसी स्कीम्स आई हैं, बंधन योजना और ये योजना, पता नहीं वो चल रही हैं कि नहीं. कुछ देर के लिए चली. जो निचले तबके के लोग थे उनसे मैंने पूछा तुम्हें कोई फ़ायदा हुआ, तो कईयों ने बहुत खुश होकर बोला कि बहुत फ़ायदा हुआ. बंधन योजना आई थी, शायद कुछ रुपए लेके गांव, अपनी जो निचले तबके की महिलाएं थीं उनको कुछ मिलता था, कुछ इस तरह की था कुछ. पर मैं आम तौर पे ये देख पा रहा हूँ कि एक जो जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ वो ये है कि इस भारत के अंदर अनंत प्रतिभा है, घर घर में प्रतिभा है. वो प्रतिभा सिस्टम इंक्लूसिव बनाने से वो प्रफुल्लित होगी. तो इसकी तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है. और शायद अगर हम अगर समझने की कोशिश करें तो हमें जाटवाड़ लैंग्वेज बोलो ना. आर्टिफिशियल बात कर रहे हो. आर्टिफिशियल तो बात कर रहे हो, तुसी दिल दी बात करो. जो दिल के अंदर है वो कहो, जुबान पे लेके आओ सर. देखिए, डरना किससे है? नहीं, डर अभी नहीं. तो आप कह रहे थे कि आर्टिस्ट को भूमिका निभानी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए. देखिए, मैं अपनी भूमिका, मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू में काफ़ी भूमिका निभाई है मैंने. मतलब 2-3 आर्टिस्ट की भी भूमिका निभा दी होगी मैंने. बाकी हमारे, देखिए, मुझे लगता है कि जब मैं मनमोहन सिंह जी का राज देखता हूँ, उसके अंदर जो महसूस होता था कि जेब में थोड़े पैसे बचते थे. You are a rich man, sir. नहीं, मेरे नहीं, बाकी सबके भी. ठीक है. आम तौर पे लोगों का ये मानना है कि उनके राज में जेब में कुछ बचता था. और अब मैं ये देख रहा हूँ, जब लोगों से पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि मैं तो भैया बिलों के साथ रेस लगा रहा हूँ बेतहाशा, हमेशा बिल ही जीत रहे हैं. ये एक मेरे ख्याल से मेन फर्क मुझे नजर आता. ओके भाई, ये आपको पूछना, आप पूछ लीजिए. ये बाहर देखना कोई होगा एक बार. इंडी म्यूजिक के फ्यूचर को कैसे देखते हैं? ये म्यूजिक की बात कर रहे हैं, अपन क्रांति की बात कर रहे हैं. देखिए यार, इंडी म्यूजिक का, देखिए मैं बहुत ज़्यादा तो इसके बारे में मैं थोड़ा लॉकड आउट हूँ, तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं कि हो क्या रहा है. पर मुझे ये ज़रूर है कि देखिए गाना जो है ना, वो हमारे टाइम पे वो आपको खिड़कियों से सुनाई देता था, लोगों के घरों से सुनाई देता था, वो आपको कारों से सुनाई देता था. अब ये मैं देखता हूँ कि एक गाना होगा, वो उसकी कोई लाखों करोड़ों व्यूज़ होंगी, और किसी दूसरे को पूछे उसको मालूम ही नहीं होता. सो अब हमने अपने आसपास अपना ही एक ब्रह्मांड रच लिया है, उसी के अंदर घूमते रहते हैं, और हमें लगता है कि सब कुछ यहीं हो रहा है, और जो यहाँ हो रहा है वही शायद हर जगह हो रहा है. तो मैं ये लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि 90s 2000 के अंदर जो गाना था, वो बुल्ला जितना पंजाब में बजा है, दिल्ली में बजा, उससे ज़्यादा केरला में बजा.
उससे ज़्यादा हैदराबाद बजा है। मुझे जिस फिल्म के लिए मुझे म्यूज़िक डायरेक्शन मिली थी, उसके निर्माता तमिलनाडु से थे, शिवाजी गणेशन प्रोडक्शंस। दिल्ली हाइट्स जो फिल्म है, तमिलनाडु की फिल्म। तो जो आपकी जो एक गाने का जो प्रसार है वो पूरे देश में होता था। अब ये है कि अपने इंडिविजुअल उसमें घूमते रहते हैं, तो जब तक मुझे लगता है कि हमारा जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक है वो, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम भाषा ही नहीं बोलते हैं, हिंदी बहुत हम घटिया बोलते हैं, और कोई ऐसा बारीक गाना ही नहीं बना सकते हो जिसकी रूह दूर तक जाती हो। पहले तो ये, और दूसरा अब लोगों में वही फाइनेंशियल एम्बिशन है, क्रिएटिव एम्बिशन कम। वो अपने आप को स्टेडियम्स में देखते हैं और ये सब करते हुए देखते हैं, पर वो करने के लिए वो बहुत हल्की बात करते हैं, तो उससे उनका भला हो जाता, आपका थोड़ी देर के लिए आपका मनोरंजन हो जाता है, पर उससे कोई समाज का भला नहीं होता। जैसे आप, मुझे नाम नहीं लेना चाहूँगा, दिल्ली के ही हैं हमारे रैपर, उनके गाने आए तो आपने देखा होगा कि एक के बाद एक काफ़ी रेप के केस सामने आए दिल्ली में। हाँ, ठीक है, मैंने ले दिया था उनका नाम। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहें तो मुझे लगता है कि कोई बंदा अपनी अगर खुद ही इसका एक आंकलन करना चाहे तो कहेगा यार मेरा भी इसमें कुछ किरदार है। जब मैं लोगों को तेरे बिन पे रोते हुए देखता हूँ, बुल्ला के अंदर आंखें बंद करके जब मैं कहता हूँ बुल्ला की जाना मैं कौन, और हो, जब मैं 10,000 लोगों को हो और ये कहता हूँ कि ये इतनी ऊंची आवाज़ जानी चाहिए कि रब को सुनाई दे, जब मैं 10,000 लोगों को एक सुर में रब का नाम लेते हुए देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ देर के लिए उन दोनों को किसी ठीक चीज़ से जोड़ा है। उनको अगर आपस में भी जोड़ा है तो किसी अच्छी शर्त पे जोड़ा है। अगर मैं हल्की बात करूं, हम सबके अंदर होता है हल्कापन, बिल्कुल हम कर सकते हैं, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, शायद उससे थोड़ी प्रसिद्धि ज़्यादा हो सकती है, पर उससे जब वो मिलेंगे तो वो एक दूसरे से जुड़े नहीं होंगे, वो एक दूसरे को एक वहशियाना नज़र से देखेंगे शायद। अगर आप एज एन आर्टिस्ट दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, तो ये उनकी चॉइस है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे अच्छा लगता है जब हज़ारों लोग एक जगह पे खड़े होकर जब बुल्ले का हो बोलते हैं, हो फिर सुना दीजिए ना थोड़ा। बुल्ला की जाना मैं कौन, वो बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन, वो बुल्ला की जाना मैं कौन, नाम मोमन विच मसीता, नाम विच कुफर दियां रीतां, नाम पाकां विच पलीतां, नाम अंदर बैद किताबां, नाम रहिंदा भंग शराबां, नाम रहिंदा मस्त खराबां, वो नाम शादी ना गमना की, नाम विच पलीती पाकी, नाम बिनाम खाकी, नाम तश नाम पौन, वो बुल्ला की जाना मैं कौन, वो बुल्ला की जाना मैं कौन। क्या बात है। थैंक यू। सर जब आर्ट हम करते हैं ना, तो जो पहला रिलेशन होता है अपने आर्ट से, तो आप कैसे देखते हैं, एक व्यक्तिगत या उसका जो रिलेशन है, उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ, जो आर्ट का आपका रिलेशन है। मैं पेंटर हूँ, आर्टिस्ट, कॉलेज ऑफ आर्ट से मैंने पेंटिंग से BFA किया है। और क्या तो सर जब मैं आर्ट कर रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में एक बार तीन चीज़ें चल रही होती है। कई बार ये 3 क्वेश्चन आता है कि ये मेरा व्यक्तिगत होना चाहिए या सामाजिक मुद्दा के लेके होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, या ये कमर्शियल पर्पस होना चाहिए। ये तुम्हारा होना चाहिए, तुम जो हो, तुम तो पहले देखो, जो आर्ट बनाने से पहले तुम जो हो ना, सबसे ज़्यादा तैयारी वहाँ चाहिए। जब तुम आर्ट करने के लिए बैठे हो, उससे पहले जो तुम हो
उसके ऊपर काम करना। फिर जब तुम आर्ट बनाने बैठोगे उसके ऊपर तुम इतना सोचना नहीं पड़ेगा। सो आपने जैसे अभी बोला, आज ही मैंने बात की है आप ही की कॉलेज की एक्स पेंटर से, जो कि मेरी सबसे बड़ी हीरो हैं, अनुपम सूद। अच्छा, हाँ। तो मैंने आज ही उनसे बात की, मिलने का मैं टाइम लेना चाहता था उनसे। तो मेरे ख्याल से हम सबको जो तैयारी करनी है, मैं जब गाना बनाने बैठता हूँ उस वक्त मैं ये नहीं सोचता मुझे ये करना चाहिए वो करना। गाना बनता है जब आप जो आपके अचेतन में चल रहा है आप उसको आने दें, और अचेतन के अंदर क्या चल रहा है ये आपके स्टूडियो में घुसने से पहले आपकी तैयारी के ऊपर निर्भर करता है। सो आई वुड से आपको देखिए, मुझे रंजीत बारोट ने एक बात कही थी, इनपुट आउटपुट, जितना तुम्हारे अंदर जाएगा उसका एक फ्रैक्शन ही बाहर आएगा। अगर तुमने 1000 किताबें पढ़ी हैं ना तो उसमें शायद 2 किताबें लिख पाओगे। और सबसे ज़रूरी है कि आपके अंदर, आप पेंटर नहीं है, मैं संगीतकार नहीं हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, आप भी आर्टिस्ट हैं। तो जो आर्ट है इसकी सबसे पहली क्वालिटी है कि ये क्रॉस स्ट्रीम हो। सबसे पहले आप सूरज डूबते हुए के अंदर भी आप आर्ट देख सकें, कविता देख सकें, मैं गाना सुन सकूं, ठीक है। शेन वॉन की बॉल जब जा रही है और पहले जा रही है फिर ड्रिफ्ट हो रही है फिर पढ़ के जा रही है, इसके अंदर पोइट्री है, इसके अंदर आर्ट है। आर्ट जो है ये जो नित्य है ना, नित्य, हम हिंदुस्तान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो सत्य है, जो है वो है क्योंकि वो है, ये उसको साफ करती है, उसकी अनवेलिंग करती है। आपका ब्रश का स्ट्रोक उसको अनवेल कर रहा है, हम पर उसकी कंप्लीट उसकी छवि नहीं बना सकते, ना आप बना सकते ना मैं, पर मैं उसको कुछ देर के लिए कैप्चर कर सकता हूं। दैट इज गुड आर्ट एंड दैट इज ऑल यू कैन डू। एंड व्हाट दैट मीन्स इज यू हैव टू गो इनसाइड एंड फाइंड समथिंग ऑथेंटिक अबाउट योरसेल्फ। मैं जब गाना बनाने बैठता हूँ मैं ये सोचता हूँ कि ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ। मैं इतना सोचता हूँ कि ये किसको समझ में आना चाहिए, यू नो। पहले मैं सोचता था मैं हर गाना अपने पिताजी के लिए बनाता था, मैंने उनको कभी कोई गाना नहीं सुनाया, पर मैंने क्योंकि भाषा उनसे सीखी थी, मैं सोचता था वो सुनेंगे तो उनको। सो मैंने हर गाना अपनी दादी और अपने पिताजी के लिए बनाया। जो भाषा थी वो मेरे माझा एरिया की ठेठ ज़बान थी। वो करते 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 वो मेरी एक ज़मीन बनी। पर अब मुझे लगता है कि मेरी ज़मीन अकेली वो नहीं है, मेरे पास प्रिविलेज है, मैं दिल्ली का भी हूँ और मैं आधा टाइम बाहर रहता हूँ, मैं बाहर का भी हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे इंसाफ करना चाहिए। आपको अपने सर्कमस्टांसेस के साथ इंसाफ करना चाहिए। अगर आप किसी गांव से हैं तो आपको पहले गांव जाना पड़ेगा। सर, एक आर्टिस्ट है मोदी गिलियानी करके, उसने अपने लाइफ में कभी आंखें नहीं बनाया था। मोदी गिलियानी और गर्दन लंबी बनाते थे वो, काफी पिकासो के टाइप और के ल आर्टिस्ट। लगाते हैं ना जब, तो मोदी हो जाता है उसकी आवाज, मोदी गिलियानी। हाँ। तो उसकी लास्ट पेंटिंग जो वही फेमस हुआ था, जो जिसमें वो आंख बनाया है, और आपने उसके बाद क्लिप वो गुस्ताव एक्चुअली सर मैं वो पूछ रहा था, ये जो क्वेश्चन था ना ये था कि जब आप आर्ट कर रहे होते तो जो ये क्वेश्चन जो आता है कि वो कमर्शियल या यूनिवर्सल रहना चाहिए, जो आपकी लड़ाई है आर्ट के साथ, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। और ये भूल जाओ कमर्शियल है कि यूनिवर्सल है, तुम्हें मालूम ही नहीं है। देखो कमर्शियल और यूनिवर्सल, एक सेकंड सर, आर्ट तो ठीक है, कुछ और भी कर रहे हो अभी आप, नए गाने कब लेके आ रहे हो, प्लीज थोड़ा सा बता दो एक सेकंड में। और हाँ यार, नए गाने अभी तो मैं बस यार शोज कर रहा हूँ और नए गाने भी आने वाले हैं और बड़े सारे बन के तैयार। मैंने आपको पहले बताया 36 गाने बने हुए हैं, उनके वीडियोस बनाने। जो मेरी सबसे बड़ी दिक्कत रहती थी कि एक आर्टिस्ट को फिल्म मेकर क्यों बनना पड़ता है ना। मैंने सारी उम्र काम की है गानों के ऊपर, गाने लिखूं, कविताएं पढ़ूं और गिटार सीखूं और प्रोडक्शन सीखूं। इसके बाद मुझे अचानक ही एक बनिया क्यों बनना पड़ रहा है और एक मुझे अचानक ही फिल्म मेकर क्यों बनना पड़ रहा है।
ठीक है। और अगर आप ये सब